तो आज हमारे पास एक श्रोता की भेजी हुई कहानी है। अच्छा। और ये किस्सा है उनके भाई सुमित के साथ हुए एक वाक्य का। और सच कहूं तो इसे पढ़कर एक अजीब सी बेचैनी होती है। कहानी का नाम है द हॉलो रोड एंड द ऑयल ब्लैक रिफ्लेक्शन। नाम ही काफी कुछ बता रहा है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी हमें ले जाती है असम के दुलियाजान। ये इलाका ऑयल इंडिया लिमिटेड की वजह से जाना जाता है और सुमित वहीं एक इंजीनियर था। ओके। और अभिनव ने एक खास बात लिखी थी कि सुमित वो एक ऐसा इंसान था जो हर चीज के पीछे साइंस और लॉजिक ढूंढता था। एक तर्कवादी। हाँ, भूत प्रेत अंधविश्वास ये सब उसके लिए मजाक की बातें थी। और शायद यही बात इस कहानी को और ज्यादा डरावना बना देती है। ये क्लासिक टकराव है, मॉडर्न साइंस और वो पुराना अनजाना डर जिसे हम समझ नहीं सकते। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक लॉजिक पर चलने वाले इंसान की जिंदगी में एक रात सब कुछ बदल गया। हाँ, कहानी का सेटअप भी दिलचस्प है। एक इंसान जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, उसे एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहां उसके बनाए हुए कोई नियम काम नहीं करते। देखते हैं ये टकराव उसे कहां ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक देर रात से। घड़ी में 11:22 हो रहे हैं। काफी देर हो चुकी है। हाँ, सुमित ऑफिस में देर तक काम करने के बाद बुरी तरह थका हुआ है और बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता है। और यहीं वो एक फैसला लेता है, एक शॉर्टकट लेने का। और शॉर्टकट सिर्फ एक रास्ता नहीं होता है ना, वो एक मानसिकता है, नियमों को तोड़कर तय रास्ते से हटकर जल्दी मंजिल तक पहुंचने की चाहत। सही बात है। कभी कभी ये काम कर जाता है और कभी कभी, जैसा शायद इस कहानी में होगा, आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। बिल्कुल। वो मेन हाईवे छोड़कर पुराना पारसी इवेंट्स रोड पकड़ लेता है। अब ये कोई आम सड़क नहीं है। अच्छा। अभिनव ने लिखा है कि ये रास्ता घने वीरान चाय के बागानों से गुजरता है। हाँ। और पास में ही एक पुराना भुला दिया गया औपनिवेशिक कब्रिस्तान भी है। ओह, तो माहौल पहले से ही तैयार है। हाँ, माहौल अपने आप में ही काफी डरावना है। लेकिन सुमित, जैसा हमने बताया, इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके लिए ये सब बेकार की कहानियां हैं। ये किरदार का, कह सकते हैं, एक तरह का घमंड भी दिखाता है। ये मानना कि मैं जो जानता हूँ वही पूरी सच्चाई है। और हॉरर कहानियों में अक्सर ऐसे ही किरदार फंसते हैं। वो एक अनदेखी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और ये अनदेखी उसे बहुत महंगी पड़ती है। जैसे ही सुमित उस सड़क पर आता है, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। हवा अचानक बहुत ठंडी हो जाती है। पेड़ों की शाखें सड़क के ऊपर ऐसे झुकी हुई हैं जैसे कोई कंकाल अपनी बाहें फैलाए खड़ा हो। ये सिर्फ माहौल का बदला नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे उस जगह की अपनी एक चेतना है, एक जीनियस लोसी, यानी उस जगह की आत्मा। और वो जाग रही है। सुमित ने सिर्फ एक सड़क पर एंट्री नहीं ली है, उसने किसी के इलाके में घुसपैठ की है। हाँ, क्योंकि इसके तुरंत बाद होती है सबसे अजीब बात। क्या? अचानक हर तरह की आवाज बंद हो जाती है। झींगरों की, मेंढकों की, हवा की, सब कुछ खामोश। और वो खामोशी सबसे ज्यादा डराती है। जब जंगल अचानक चुप हो जाए तो मतलब कोई शिकारी आसपास है। प्रकृति आपको चेतावनी दे रही है। बिल्कुल। अब सिर्फ दो आवाजें बची हैं। एक सुमित की बाइक के इंजन की धीमी पड़ती आवाज और दूसरी उसके अपने दिल की धड़कन, जो अब तेज हो रही होगी, बहुत तेज। और ठीक इसी पल में उसकी बाइक खांसती है और बंद हो जाती है। वो कई बार किक मारता है, स्टार्टर दबाता है, कुछ नहीं होता। फिर वो मदद के लिए अपना मोबाइल निकालता है। कोई सिग्नल नहीं होगा। कोई सिग्नल नहीं। अब वो उस घने अंधेरे में, उस खामोशी में पूरी तरह अकेला और फंसा हुआ। और देखिए कैसे उसकी मॉडर्न दुनिया की सारी ढालें एक एक करके छीन ली गईं। बाइक, जो उसकी स्पीड और कंट्रोल का प्रतीक था, अब बस लोहे का ढेर है। सही बात है। मोबाइल, जो बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन था, वो बेकार हो गया है। अब वो उस जगह के नियमों पर है, अपने नहीं। इसी बेबसी में उसे पेड़ों के बीच से एक धीमी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। एक उम्मीद की किरण। हाँ, उसे लगता है कि शायद कोई चौकीदार की झोपड़ी या कोई पुराना घर होगा जहां से मदद मिल सकती है। अंधेरे में रोशनी हमेशा उम्मीद लगती है, लेकिन हॉरर में वो अक्सर एक जाल होती है। वो आपको और गहरे अंधेरे की तरफ खींचती है। और शायद यहां भी यही हो रहा था। वो पैदल चलकर उस रोशनी की तरफ जाता है और एक पुराने टूटे फूटे डाक बंगले के सामने पहुंचता है। डार्क बंगला? हाँ, इमारत लताओं और काई से ढकी है, जैसे जंगल उसे धीरे धीरे निगल रहा हो। खिड़कियां टूटी हुई हैं और हवा में एक अजीब सी गंध है। कैसी गंध? गीली लकड़ी और किसी धातु जैसी। कहानी में लिखा है जैसे जंग या खून। गंध की हैसियत, मतलब सेंस ऑफ स्मेल,
बहुत शक्तिशाली होती है। ये सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से पर असर करती है जो खतरे को पहचानता है। जंग और खून की गंध ये हिंसा का संकेत है। उसकी आंखों ने कुछ देखने से पहले ही उसकी नाक ने उसे चेतावनी दे दी थी। सुमित कोई है कहकर आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो हिम्मत करके अंदर कदम रखता है। ओ नहीं। और तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे घिसट कर चलने की आवाज आती है। घिसट कर? हाँ, ये चलने की आवाज नहीं थी, ये घिसटने की थी, जैसे कोई अपना पैर उठाकर चल नहीं पा रहा हो। ये बहुत अजीब है। वो डरते डरते सीढ़ियों से ऊपर जाता है। उसे एक कमरे में रोशनी दिखाई देती है। दरवाजा हल्का सा खुला है। वो उसे धीरे से धक्का देता है और अंदर एक लंबा टूटा हुआ आईना देखता है जिस पर एक लालटेन की रोशनी पड़ रही है। आईना, शीशा, ये सिर्फ हमारा चेहरा नहीं दिखाता, ये हमारी आत्मा का अक्स दिखाता है। ये एक दरवाजा भी हो सकता है, एक ऐसी दुनिया का जहां चीजें उल्टी होती हैं, बिगड़ी हुई होती हैं। और ये आईना कुछ ऐसा ही था। सुमित आईने में खुद को देखता है, लेकिन क्या? सच कहूं तो ये हिस्सा पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था। क्या? हाँ, जबकि असल में सुमित का चेहरा डर से पत्थर बना हुआ था। वो मुस्कुरा नहीं रहा था। ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक डर है। मुझे यही समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या था? उसे क्या बताना चाहता था? सोचिए, सुमित एक इंजीनियर है जिसकी पहचान उसकी तर्क शक्ति और कंट्रोल पर टिकी है। आईना उसे उसका वो हिस्सा दिखा रहा है जो उसके कंट्रोल से बाहर है, उसका छुपा हुआ डर, उसके अंदर की वहशत। अरे बाप रे! उस पुराने औपनिवेशिक बंगले में ये आईना शायद उस जगह के दबे हुए इतिहास को भी दिखा रहा है जो अब सुमित के जरिए बाहर आना चाहता है। ये सिर्फ उसका हमशक्ल नहीं है, ये उसकी आत्मा का बिगड़ा हुआ रूप है जो अब आजाद हो रहा है। और ये बिगड़ा हुआ रूप से मुस्कुराता नहीं है। उसका अक्स धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है। कहाँ? और सुमित के ठीक पीछे की ओर इशारा करता है। ओह! सुमित घबराकर पलटता है। वहां कुछ भी नहीं है। जब वो वापस आईने में देखता है तो अक्स गायब हो चुका होता है। वो उसे डराना नहीं चाहता था, वो उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि अब वो अकेला नहीं है। वो जो पीछे था वो असल में अब उसके अंदर आ चुका है। अंदर? हाँ, उस इशारे से उस हमशक्ल ने एक तरह से सुमित की आत्मा पर कब्जा कर लिया। खेल शुरू हो चुका था। और जैसे ये एहसास उसे होता है, उसे लगता है कि उसके पैर किसी गीली चिपचिपी चीज में धंस रहे हैं। नहीं। वो नीचे देखता है और पाता है कि वो ताजे खून के गहरे लाल पोखर में खड़ा है। तो जो गंध उसे बाहर महसूस हुई थी, अब वो हकीकत बनकर उसके सामने है। वो अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि उस खौफनाक मंजर का हिस्सा बन चुका है। अचानक पूरा बंगला सांस लेने लगता है। दीवारें फैलती और सिकुड़ती हैं, जैसे कि वो कोई जिंदा चीज हो, कोई विशाल जानवर जिसके पेट में वो फंस गया है। हाँ। ये उस जीनियस लोकी का चरम रूप है जिसकी हमने बात की थी। अब वो जगह सिर्फ भूतिया नहीं है, वो जिंदा हो चुकी है और वो सुमित को अपना शिकार मान चुकी है। और फिर फुसफुसाहटें शुरू होती हैं। गलियारे से असमिया, बंगाली और एक अनजान भाषा में फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं। क्या फुसफुसा रही हैं? उसे कुछ टुकड़े सुनाई देते हैं। तुमने वो रास्ता लिया, तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। फिर एक और आवाज आती है। अब वो उनमें से एक है। उनमें से एक। और फिर सबसे अजीब और डरावनी पंक्ति, तेल, खून एक ही है। वाह! ये लाइन वाकई परेशान करने वाली है। ये अचानक कहानी को एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। बिल्कुल, ये पंक्ति इस कहानी का कह सकते हैं दिल है। ये अचानक उस अलौकिक डर को सुमित की असल दुनिया, उसकी नौकरी, ऑयल इंडिया लिमिटेड की पृष्ठभूमि से जोड़ देती है। मतलब ये सिर्फ एक भूत नहीं है। नहीं, ये बताती है कि ये डर सिर्फ एक भूत प्रेत का नहीं बल्कि शायद औद्योगिक और पर्यावरणीय भी है। जमीन से निकाला गया तेल और उस जमीन पर बहाया गया खून दोनों एक हो गए हैं। ये उस जगह के शोषण की कहानी है। शायद उस बंगले में या उस जमीन पर कुछ ऐसा हुआ था जिसका ताल्लुक तेल और हिंसा दोनों से था। और सुमित, जो उस तेल कंपनी का हिस्सा है, अब उस पुराने पाप का हिसाब चुका रहा है। सुमित ये सब सुन के भागने की कोशिश करता है। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं होती हैं। एक दुस्वप्न की तरह। हाँ, वो भागता जाता है पर नीचे की मंजिल आती ही नहीं। तभी वो ऊपर देखता है और उसकी जान निकल जाती है। क्या देखता है वो? दीवार से नीचे एक आकृति रेंगते हुए आ रही है। एक पीला झुका हुआ शरीर जिसका चेहरा तेल जैसे काले कीचड़ से ढका है और आंखें जलते हुए कोयले जैसी लाल हैं।
हे भगवान! एक मिनट, इसमें एक और बात है। वो आकृति अपना मुंह खोलकर चीखती है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। खामोश चीख। हाँ, कहानी में लिखा है कि वो एक दबाव था, एक वाइब्रेशन जिसने सुमीत के कानों से खून निकाल दिया। एक ऐसी चीख जिसका कोई साउंड नहीं था। इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं भी यही सोच रहा था। शायद वो आवाज हमारे सुनने की फ्रीक्वेंसी से परे थी, या शायद वो एक मानसिक हमला था। कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें कान नहीं, हमारा शरीर महसूस करता है। एक शारीरिक हमला? हाँ, सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं। वो चीख उसे सिर्फ डरा नहीं रही थी, उसे तोड़ रही थी। और वो कामयाब होती है। सुमित गिर जाता है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब सुमित की आंखें खुलती हैं तो वो सड़क पर पड़ा होता है। सुबह हो रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं। तो वो बाहर निकल आया। हाँ, और उसकी बाइक पास में खड़ी है और उसका इंजन चालू है। उसे लगता है कि शायद ये सब एक बहुत बुरा, बहुत ही भयानक सपना था। ये एक क्लासिक झूठी सुबह है। कहानी उसे और हमें ये यकीन दिलाना चाहती है कि खतरा टल गया है, ताकि आने वाला सच और भी ज्यादा चौंकाने वाला और भयानक लगे। वो किसी तरह घर पहुंचता है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है और उनका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। क्यों? वो पूछती हैं, सुमित, ये तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा है? सुमित नीचे देखता है और पाता है कि उसके कपड़े मोटे काले तेल में भीगे हुए हैं। तो ये सपना नहीं था? नहीं। ये शारीरिक सबूत है। सपना और हकीकत के बीच की रेखा अब पूरी तरह मिट चुकी है। जो कुछ भी हुआ वो असली था और उसने अपना निशान छोड़ा है, और वो निशान तेल का है। वो तेल को धोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो छूटता नहीं। ऐसा लगता है जैसे तेल उसकी त्वचा में समा रहा है, उसका हिस्सा बन रहा है। तेल जो उसकी नौकरी, उसकी पहचान का प्रतीक था, अब एक श्राप बन गया है। एक दाग जिसे वो मिटा नहीं सकता। उस बंगले ने, उस जगह ने उसे चिन्हित कर दिया है। और फिर अंतिम सामना होता है। उस रात जब वो बाथरूम के आईने में देखता है, उसे वही अक्स दिखता है। हाँ, उसे बंगले वाला वही टूटा हुआ अक्स दिखाई देता है, उसका मुस्कुराता हुआ हमशक्ल। ओह, और वो अक्स फुसफुसाता है, एक ऐसी आवाज में जो जमीन के नीचे से आ रही हो। तुमने हॉलो रोड लिया सुमित, अब वो तुम्हें ले जाएगा। और ये पुष्टि है, वो हमशक्ल जीत गया है। उसने सुमित की पहचान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। सुमित का तर्क, उसका विज्ञान, सब हार चुका है। अगली सुबह सुमित का कमरा खाली मिलता है। आईना टूटा हुआ है और बिस्तर तेल से भीगा हुआ है। तो वो चला गया? हाँ, पुलिस को उसकी बाइक उसी पुराने बंगले के पास जली हुई मिलती है, लेकिन सुमित का कोई सुराग नहीं मिलता। वो बस। ये कहानी का अंत नहीं है, ये एक किंवदंती का जन्म है। सुमित अब कोई लापता इंसान नहीं है। वो उस सड़क का, उस बंगले का, उस खौफ का हिस्सा बन गया है। उसे उस जगह की आत्मा ने सोख लिया है। बिल्कुल। और इस तरह सुमित की कहानी दुलियाजान में एक स्थानीय किंवदंती बन गई। लोग कहते हैं कि अगर आप आधी रात के बाद हॉलो रोड से गुजरते हैं तो आपकी बाइक उसी जगह पर बंद हो सकती है। कहानी अब खुद को दोहराने के लिए तैयार है, एक नया शिकार ढूंढने के लिए। और अगर आप पेड़ों के बीच देखेंगे तो शायद आपको एक टिमटिमाता हुआ मिट्टी के तेल का दीपक दिखाई देगा। और कभी-कभी जब रात बहुत शांत होती है तो धुंध में से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, शॉर्टकट मत लेना। और फिर मैं बाहर नहीं निकल पाया। वाह, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ऐसी कहानियां सिर्फ खतरनाक, सुनसान सड़कों से लोगों को दूर रखने के लिए बनाई गई चेतावनियां हैं? हो सकता है। या क्या वे किसी ऐसी सच्चाई की यादें हैं जिसे हम विज्ञान से नहीं समझा सकते? ये कहानी उद्योग यानी तेल और अंधविश्वास यानी भूत के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। सही बात है। पर ये सोचने वाली बात है, क्या सच में ये दो अलग चीजें हैं? या उस जगह के लिए इंसानों का जमीन खोदकर उसका खून यानी तेल निकालना भी एक तरह का अत्याचारी है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं, बल्कि एक घायल जगह की चीख है। और ये सवाल छोड़ जाती है कि हमारे अपने इलाकों में जो ऐसी कहानियां हैं वो हमें अपने इतिहास, अपने डर और उन जगहों के बारे में क्या बताती हैं जिनसे हम रोज गुजरते हैं।